Hello everyone, welcome back to our next lecture of P block. We are doing group number 15. हम ऑलरेडी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 15 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें नेक्स्ट हमने बात करनी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स ऑफ ग्रुप 15. सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन विद हैलोजन्स. जब भी मेटल्स ग्रुप 15 के हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये दो तरह के हैलाइड्स बनाते हैं. पहला हैलाइड बनता है बच्चों एलिमेंट विद X3 वेयर E स्टैंड्स फॉर द एलिमेंट एंड X स्टैंड फॉर हैलोजन, राइट. और एक बनाता है EX5, यानी ये हैं आपके पेंटा हैलाइड्स और ये हैं आपके ट्राई हैलाइड्स. पेंटा हैलाइड हमें ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स देंगे ग्रुप 15 के एक्सेप्ट नाइट्रोजन. वो आप समझ गए होंगे क्यों. क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो अपनी कोवेलेंसी आपको +5 की कभी भी नहीं देगा, क्योंकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या है 4. क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स. जब उसके पास एक्सपेंशन के लिए d ऑर्बिटल है ही नहीं तो मैक्सिमम नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखा सकता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 and 5, यानी कि 1s2 2s2 2p3. कितने के ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ये, तो आपको ये पता है. दिस इज़ द p ऑर्बिटल विच इज़ हाफ फिल्ड और जो s ऑर्बिटल है वो एक इलेक्ट्रॉन है. नाउ दिस इज़ गोइंग टू फॉर्म द लोन पेयर and these 3 electron can participate in bond formation क्योंकि अनपेयर्ड है. इस वजह से ये 3 अनपेयर्ड होने की वजह से ये ट्राई हैलाइड तो बना सकता है विद अ लोन पेयर, बट पेंटा हैलाइड नहीं बना सकता बिकॉज दीज 2 पेयर विल नॉट फॉर्म द बॉन्ड. दे आर गोइंग टू फॉर्म द लोन पेयर बिकॉज दे विल रेजिस्ट टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. दूसरी चीज़ हम देखेंगे जो आपके ट्राई हैलाइड्स होते हैं बच्चों, they are less covalent, जबकि पेंटा हैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट. तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसी भी कंपाउंड का हो या कितना होगा वो डिपेंड किस पे करता है आपका फजान्स रूल पे. फजान्स रूल क्या कहता है, जितना ज़्यादा केटाइन का साइज होगा, साइज ऑफ केटाइन एंड साइज ऑफ एनाइन, अगर केटाइन का साइज छोटा है एनाइन का साइज बड़ा है तो उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आपको ज़्यादा मिलेगा. दूसरी चीज़ पोलैरिटी या पोलराइजेशन पावर. पोलराइजेशन पावर का मतलब क्या है, अगर साइज ऑफ केटाइन छोटा है साइज ऑफ एनाइन बड़ा है तो पोलराइजेशन पावर दोनों की बहुत अच्छी होगी, ठीक. एंड लास्ट पॉइंट इसमें आप क्या याद रखोगे, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब आप देखिए डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डिक्रीजिंग. जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, जितना कम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बनता है. सो लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ elements more is covalent character. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उतने आयनिक कंपाउंड बनते हैं. हमने देखा ही है एस ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी हैलोजन्स होते हैं उनके साथ आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, लाइक NaCl, NgCl2, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, दे आर ऑल द आयनिक कंपाउंड्स. बट जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है उनके कोवेलेंट कैरेक्टर बनते हैं, लाइक वी सी मीथेन, कार्बन एंड हाइड्रोजन. दे डोंट हैव वेरी ह्यूज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है, वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा ऑफ हैलाइड्स. बावजूद उसके हम देखते हैं बच्चों एक खास तरह का कंपाउंड है, दैट इज़ द कंपाउंड विद बिस्मुथ. बिस्मथ फ्लोराइड ट्राई फ्लोराइड है.
ये बिस्मुथ ट्राइफ्लोराइड ही बनेगा, पेंटाफ्लोराइड मिल सकता है हमें इस केस में, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दे विल फॉर्म द कंपाउंड. बट बिस्मथ फ्लोराइड जो है इट इज़ द मोस्ट आयनिक compound or the ionic halide among other trihalides. क्यों है? बिकॉज हमें पता है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस. करेक्ट. अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब बिस्मथ इज मोस्ट electropositive in the group. एंड फ्लोरीन कैसा है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दी पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इस वजह से बिस्मुथ और फ्लोरीन जो है दे विल फॉर्म द आयनिक हैलाइड. सो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड किस पे करती है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे. सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अबाउट द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स? चलिए पहले हम ट्राई हैलाइड्स की ही बात करते हैं. इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? वी हैव NX3, इट कैन बी एनी हैलोजन. देन वी हैव फॉस्फीन, वी कैन टेक एनी हैलोजन. PX3 करते हैं. देन आर्सेनिक के साथ, एंटीमनी के साथ, एंड देन बिस्मथ के साथ. ठीक. इसमें ये होता है कि इनमें से मोस्ट स्टेबल एलिमेंट कौन सा होगा. सो एज वी नो कि डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज. वाई सो? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है. एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है. सो बॉन्ड लेंथ का क्या होगा? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्या होगा? कम हो जाएगी. सो वी विल सी दैट द स्टेबिलिटी विल डिक्रीज. सो इसका मतलब इन सब के अंदर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो ये आना चाहिए. ठीक है. यानी कि ये जो हैलाइड है नाइट्रोजन का, इट शुड बी लीस्ट स्टेबल. राइट. लेकिन बावजूद उसके हमें ये मालूम है कि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. ठीक है जी. फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन नाइट्रोजन, इसीलिए नाइट्रोजन फ्लोराइड कंपाउंड बनता है एंड इज स्टेबल. वाई सो? बिकॉज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ cation and anion, bond length जो है will decrease, and we know that bond length is inversely proportional to stability. So if bond length decreases, stability will increase. Correct. On the contrary, आप NCl3 की अगर आप बात करोगे, it is explosive, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है. क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन नाइट्रोजन. सो एज अ रिजल्ट क्लोरीन कैन बी लिबरेटेड इजीली. सो ये एक्सप्लोजिव है और क्लोरीन गैस जब निकलेगी so it will cause the explosion. Similarly, pure NBr2, NBr3 जो है is also explosive. देखो ना, डिफरेंस ऑफ साइज ऑफ कटायन एंड एनायन इज इंक्रीजिंग. बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है, स्टेबिलिटी कम होती जा रही है. सो NBr3 is also explosive even at 173 Kelvin. But अगर आप NBr3 and Ni3, लेकिन अगर हम NBr3 या सोडियम ब्रोमाइड या नाइट्रोजन ब्रोमाइड या नाइट्रोजन आयोडाइड को प्योर फॉर्म ना देखकर मिक्स्ड फॉर्म में देखें, यानी कि इनके हम लोग अमोनिएट्स देखें, यानी कि इनके साथ कंबाइन कर गया है अमोनिया. फॉर एग्जाम्पल यू हैव NBr3.6NH3, यानी अमोनिया साथ में कंबाइन कर दिया. एंड इन दिस कंडीशन दे आर ऑल्सो
unstable but they will not explode. These are also unstable but will not explode. And these two things, iodide हो या bromide हो, they are also known as their unstable ammoniates. Although प्योर NBr3 जो है नाइट्रोजन ब्रोमाइड बहुत कम टेम्परेचर पे ही एक्सप्लोड कर जाता है. इनका टेम्परेचर हाई हो जाता है, यानी कि थोड़ी और एनर्जी आपको देनी पड़ेगी. बट ऑल्सो दीज आर ऑल्सो नॉट वेरी स्टेबल, दे आर ऑल्सो अनस्टेबल. कारण क्या है उसमें? कारण वही है बिकॉज दी नाइट्रोजन एंड दी हेलोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. ठीक है. सो नाउ NBr3.6NH3 हो, ये भी एक्सप्लोड करता है. Ni3 यानी कि सोडियम नाइट्रोजन आयोडाइड विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, ये भी अनस्टेबल होता है. बट ये स्टेबल है ओनली इन सॉलिड, only in state that is the moist state. यानी कि लिक्विड स्टेट में है तो ये स्टेबल मिल जाएगा अंडर वाटर जैसे हम स्टोर करते हैं. बट अगर ये ड्राई हुआ तो ये एक्सप्लोड करेगा टू रिलीज आयोडीन गैस. सो क्लोरीन गैस लिबरेट हो या आयोडीन गैस लिबरेट हो या ब्रोमीन गैस लिबरेट हो, दे हैज़ टू रिलीज बाय एक्सप्लोजन. तो वो एक्सप्लोड ही करने वाले हैं. सो बच्चों ये रिएक्शन याद रखिएगा दैट Ni3 6NH3 दैट इज़ दी नाइट्रोजन आयोडाइड अमोनिएटेड सॉल्ट अगर ड्राई फॉर्म में है तो ये एक्सप्लोड करेगा टू गिव नाइट्रोजन, आयोडीन गैस एंड टू रिलीज अमोनिया गैस. तो तीनों गैसेस रिलीज हो रही है, नाइट्रोजन, आयोडीन एंड अमोनिया गैस. जब ये ड्राई कंडीशन में है तो ये एक्सप्लोड करके ये गैसेस लिबरेट करता है. वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर इज NF3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हुए भी बच्चों पानी में डिजॉल्व नहीं होता. इट डू नॉट हाइड्रोलाइज विद वाटर, विद एनी एसिड और विद एनी बेस. कुछ भी आप डाल दो लेकिन कौन सा? डाइल्यूट, यानी पानी का बेस होना चाहिए. इनमें कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं होता. बट स्पार्क्ड विद, लेकिन अगर आपने पानी की जगह स्टीम दे दी तो NF3 रिएक्ट कर जाएगा. मीन्स यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, तभी वो रिलीज होगा. अदरवाइज उस एनर्जी के बिना ये हाइड्रोलाइज होगा ही नहीं. पानी में हाइड्रोलाइज करने के लिए आपको स्टीम की ज़रूरत है, नॉट द कोल्ड वाटर और हॉट वाटर. अब देखिए, जब भी आपके पेंटाहेलाइड या ट्राइहेलाइड पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये अलग अलग आपको कंपाउंड्स देते हैं. लेट अस सी NCl3 के साथ रिएक्ट किया, आपको क्या मिलेगी? अमोनिया गैस लिबरेट होगी, प्लस इट इज़ गोइंग टू फॉर्म HClO यानी कि हाइपोक्लोरस एसिड. सिमिलरली अगर आपने PCl3 के साथ रिएक्ट किया तब आपको मिलेगा H3PO3. देखो अमोनिया गैस लिबरेट होती है, यहाँ फॉस्फिन गैस लिबरेट नहीं होगी, यहाँ पे बनेगा फॉस्फोरस एसिड प्लस HCl विल बी रिलीज्ड. आर्सेनिक के साथ देखिए, आर्सेनिक हाइड्राइड नहीं बन रहा, आर्सेनिक के साथ ऑक्साइड बना रहा है. सिमिलरली एंटीमनी के साथ it is going to form oxychlorides. बिस्मत के साथ भी ऑक्सीक्लोराइड बनाया, प्लस HCl प्लस HCl. राइट. सो दीज आर गोइंग टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स. यहाँ क्या हो रहा है? जब भी आपको याद रखना ऑक्सीक्लोराइड बन रहा है तो इसका मतलब देयर इज दी पार्शियल हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म
ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ एक्सप्लोजिव होता है नाइट्रोजन, तो एनर्जी पहले ही मिल गई, इसीलिए कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। फॉस्फोरस के साथ अब देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। पानी के साथ ये एक्सप्लोजिव नेचर का था, ओनली दिस वन इज एक्सप्लोजिव, नाइट्रोजन के हैलाइड्स। PCl3 इज नॉट गोइंग टू बी एक्सप्लोजिव, एज अ रिजल्ट जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एंटीमनी के साथ वाटर के साथ जब रिएक्शन होगा इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द ऑक्साइड्स, और बाकी दे विल गेट पार्शली हाइड्रोलाइज। यहाँ क्या कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रही है, यहाँ कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है और हाइपोक्लोरस एसिड बन रहा है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है कि PCl3 के साथ इट इज़ गोइंग टू रिलीज फॉस्फोरस एसिड एंड इट इज़ गोइंग टू रिलीज अमोनिया गैस विद नाइट्रोजन। ये दो रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी है। नाउ लेट अस लुक एट पेंटाहेलाइड्स। बच्चों पेंटाहेलाइड्स का मतलब है that element is going to show you +5 oxidation state, and we know that stability of 5 +5 oxidation state decreases down the group. ऐसा क्यों हो रहा है? पहली चीज़ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इज अनस्टेबल, बिकॉज +3 स्टेट इज स्टेबल due to inert pair effect, and at the same time EX bond length जो है it will increase, bond dissociation energy will decrease, stability will decrease. At the same time there is one important thing that you must remember, that is the steric hindrance. Steric hindrance increases, इसका क्या मतलब है? अब अगर हमें कुछ ऑर्गेनिक का पार्ट याद हो तो हमने देखा था कि कभी भी कोई भी एलिमेंट जब कनेक्टेड होता है, लेट अस से इट हैज़ गॉट OH ओवर हेयर, हम यहाँ H और यहाँ भी OH ले लेते हैं। नाउ व्हेन दीज टू एलिमेंट्स आर ऑन द सेम साइड, स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस, क्योंकि आप इन दोनों को यहाँ पकड़ के घुमा सकते हो, यू कैन रोटेट इट, सो देर इज़ वेरी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन अगर ये है सिज फॉर्म में, अगर यही ट्रांस फॉर्म में हो तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है। अब आप जब रोटेट करने की कोशिश करोगे सो इट विल नॉट रोटेट इजीली बिकॉज ऑफ द पोजिशंस ऑफ द OH नेगेटिव आयंस ऑन द ऑपोजिट साइड। सो ट्रांस के अंदर, ट्रांस आइसोमर्स के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है। एट द सेम टाइम जब बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो भी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है। इस वजह से पेंटाहेलाइड्स दे आर नॉट वेरी स्टेबल, स्पेसिफिकली डाउन द ग्रुप। अगेन वी कैन से दैट E5F एग्जिस्ट, इसके बावजूद एग्जिस्ट करता है। वाई सो? due to stability caused by highly electronegative element, that is fluorine. इस वजह से आपको पेंटाहेलाइड ऑफ बिस्मथ भी मिलेगा। सो अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे पेंटाहेलाइड का क्या मिलेगा बच्चों? टेट्राहेलाइड का हमें पता है वो क्या है, टेट्राहेड्रल है। ट्राइहेलाइड्स टेट्राहेड्रल होते हैं जस्ट लाइक अमोनिया। वैसे ही इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? इट विल बी बच्चों ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। सो क्या बनेगा? ये आपका सेंट्रल एटम हो गया। नाउ प्लेस 3 एलिमेंट्स ओवर हेयर एंड अनदर वन ऑन द एक्सियल पोजिशन। सो इक्वेटोरियल पोजिशन पे 3 एलिमेंट्स एंड एक्सियल पोजिशन पे 2 elements. Now these two are going to form 90-degree angle and the angle between these two is 120-degree angle. So this is the trigonal bipyramidal. जितने भी पेंटाहेलाइड्स होंगे they behave as Lewis acid. क्यों? Due to vacant orbitals. They can accept electrons. Lewis acid कौन से होते हैं? Lewis acid उनको कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सके। क्योंकि इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं पेंटाहेलाइड्स के पास, इसलिए दे कैन एक्सेप्ट दी इलेक्ट्रॉन्स। ऑल बिहेव लाइक पेंटाहेलाइड्स एक्सेप्ट, आप समझ गए होंगे कौन? यस, नाइट्रोजन। वाई सो? बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ
vacant orbitals, राइट। इसीलिए मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ क्या हो सकता है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर या कोवेलेंसी क्या हो सकती है इसमें, 6। और इसी वजह से कुछ एलिमेंट्स जो हैं पेंटाहेलाइड्स के, by gaining one electron from the another halide can form 6 कोवेलेंसी शो कर सकते हैं। और इस केस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, sp3d2। खाली पेंटाहेलाइड क्यों, इवन योर टेट्राहेलाइड्स जो ट्राइहेलाइड्स जो हैं दे ऑल्सो बिहेव एज दी लुईस एसिड बिकॉज ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स, राइट। नाउ EX5 जो है बच्चों इज मोर कोवलेंट than EX3 यानी कि ट्राइहेलाइड ड्यू टू मोर पोलराइजिंग पावर ऑफ E+5 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने आपको बताया था कटाइन के ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना छोटा उसका साइज होगा और उतनी ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उसकी, बाय फजान्स रूल। इसीलिए उसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा मिलेगा। Next, let us look at reactivity with metals. हम पहले भी बात कर चुके हैं इनके बाइनरी कंपाउंड्स के बारे में। कोई भी मेटल हो, मोस्टली ये मेटल कौन से होंगे आपके पास, या तो एस ब्लॉक के होंगे या डी ब्लॉक के होंगे। अब जो एस ब्लॉक में है वहाँ मैक्सिमम आपको देखेंगे इसकी रिएक्शन कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, और दूसरा इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन देखेंगे जिंक के साथ। होंगे और भी बहुत सारों के साथ, बट इनमें मोस्टली हम देखने को मिलती हैं। लाइक एग्जाम्पल है आपके पास, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम के साथ ज़रा नाइट्रोजन का रिएक्शन करें तो यू विल गेट कैल्शियम नाइट्राइड। फॉस्फोरस के साथ कैल्शियम फॉस्फाइड, आर्सेनिक के साथ कैल्शियम आर्सेनाइड, सिमिलरली विथ एंटीमनी कैल्शियम एंटीमोनाइड, and then last we have bismuth के साथ it will be forming calcium bismuthide, right। now all these they all form binary compounds with oxidation state -3। क्यों, क्योंकि -3 से नीचे हम जा ही नहीं सकते। एंड दे आर मेटालिक, यानी कि +2 की स्टेट दे रहे हैं या कोई भी कटायन बन रहा है, दे हैव टू बिहेव लाइक एन अनायन। अनायन के अंदर मैक्सिमम स्टेट हमें क्या मिलती है, -3, बिकॉज दे कैन लूज ऑल द 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव नाइट्राइड, फॉस्फाइड और आर्सेनाइड। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ हमें कुछ कंपाउंड्स पढ़ने हैं, जैसे कि नाइट्रोजन गैस, देन यू हैव टू टॉक अबाउट अमोनिया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और लास्ट में हम देखेंगे नाइट्रिक एसिड। तो चलिए वन बाय वन इन कंपाउंड्स को देखते हैं। सबसे पहला कंपाउंड हम देखेंगे डाई नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन बच्चों एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है एज नाइट्रोजन गैस। इट इज़ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इन द गैसियस फॉर्म, और इसके अंदर बॉन्ड क्या बनती है, एंड नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। एटम का साइज छोटा है, छोटा होने के बावजूद इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनती है। सो बॉन्ड लेंथ इज लेस, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, लेकिन इससे ज़्यादा और एटम नहीं जोड़ सकते। सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म ओनली नाइट्रोजन 2 मॉलिक्यूल, एंड इट इज़ वेरी वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अमंग द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स FON, यानी फॉर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन। सो इट्स हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉलिंग स्केल के ऊपर देखोगे तो इट हैज़ द वैल्यू ऑफ 3 एज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। इसकी प्रेपरेशंस क्या हैं, प्रिपरेशन हम इसके 2 तरीके से करते हैं। एक है कमर्शियल मेथड और दूसरा है लैब मेथड्स। कमर्शियल मेथड तो बहुत पॉपुलर मेथड है, हमें बार बार पढ़ा है, दैट इज़ बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। क्लास 9 में भी हमने पढ़ा था, नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन को सेपरेट करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। व्हाई डू वी यूज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन,
because the boiling point or the difference in the boiling point of these three different gases, argon, oxygen, nitrogen, is very less, and nitrogen is abundant in nature. सो इसीलिए कमर्शियली हम एयर से ही उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. लैब मेथड में वी विल बी टॉकिंग अबाउट 4 डिफरेंट मेथड्स जिससे हम इसको बनाते हैं. चलिए सबसे पहला मेथड देखते हैं बच्चों. सबसे पहले मेथड में हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड लिया एक्वस, उसकी रिएक्शन हमने की सोडियम नाइट्राइट के साथ, दिस इज ऑल्सो एक्वस, और इन दोनों को हमने हीट कर दिया. लेट अस टेक अस 2 टेस्ट ट्यूब ली. ठीक है, टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें अमोनियम क्लोराइड डाला, सेम मोलैरिटी का सेम कॉन्सेंट्रेशन में सोडियम नाइट्रेट डाल दिया. नाउ व्हाट विल हैपन, नाइट्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड along with water in the liquid state and NaCl as an aqueous. It will be formed. So अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया. तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रेपरेशन जिसमें हम लोग अमोनियम क्लोराइड यूज कर रहे हैं with sodium nitrite and nitrogen gas is liberated with the aqueous solution of NaCl. अब ये मेजर प्रोडक्ट्स हैं बच्चों. इसके साथ कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं. दैट इज द बाई प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर, यानी कि कम क्वांटिटी में जो कॉन्सेंट्रेशन में बनते हैं बट बनते हैं, दैट इज NO and HNO3. इनको रिमूव कैसे किया जाता है, दीज आर रिमूव्ड बाय बबलिंग गैस थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ K2Cr2O7 एंड H2SO4 aqueous. इन दोनों के मिक्सचर में से इस गैस को पास कर दिया जाता है एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन्स, NO और HNO3 एब्जॉर्ब हो जाती हैं. दीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द मिक्सचर. दूसरा इसको बनाने का मेथड एक और है बच्चों. हम क्या करते हैं, वी टेक अमोनियम डाइक्रोमेट. अमोनियम डाइक्रोमेट, जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है ऐसे ही अमोनियम डाइक्रोमेट. K2Cr2O7 था, उसकी जगह आपने अमोनियम आयन ले लिया. अगर अब इसको डिकम्पोज कर दें, थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी इसको आपने हीट कर दिया. सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट नाइट्रोजन गैस प्लस यू विल गेट वाटर प्लस क्रोमियम ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड. अब प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर भी बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं और हमें बाई प्रोडक्ट चाहिए नहीं. हम क्या चाहते हैं, प्योर फॉर्म चाहिए आपको. तो अगर मुझे प्योर नाइट्रोजन बनानी है, pure nitrogen can be formed by thermal decomposition of barium nitride or the barium azide, that is N3 twice. This is called as barium azide. इसको या इसके जगह आप सोडियम भी ले सकते हो, सोडियम नाइट्राइट भी ले सकते हो. दोनों में से किसी एक को भी अगर आप थर्मली डिकम्पोज करते हो तो आपको नाइट्रोजन गैस प्योर मिलती है प्लस यू गेट बेरियम एज सॉलिड. और अगर आप सोडियम की जगह, उस बेरियम की जगह सोडियम ले रहे हो तो यू विल गेट थ्राइस ऑफ द नाइट्रोजन प्लस यू विल गेट ट्वाइस ऑफ द सोडियम. दिस इज हाउ वी कैन प्रोड्यूस द प्योर नाइट्रोजन. ये रिएक्शन याद रखिएगा बच्चों, इम्पॉर्टेंट है. बेरियम एजाइड की रिएक्शन टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस. इसके अलावा भी हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिससे हम बना सकते हैं बट वो प्योर नहीं है. लाइक यू हैव क्यूपरिक ऑक्साइड. क्यूपरिक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हमने अमोनिया के साथ किया और उसे हीट कर दे तो नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी along with water and copper will be received, copper will be formed. Similarly इसकी जगह आप एक काम और कर सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर भी ले सकते हो. ब्लीचिंग पाउडर को अमोनिया के साथ रिएक्ट कीजिए, what you will get, you will get calcium chloride, water and you will get nitrogen gas will be liberated. but इन सब methods में भी प्योर नाइट्रोजन नहीं मिलता. there is a mixture, कैल्शियम क्लोराइड मिल गया, यहाँ कॉपर है, पानी में है,
यहाँ पे सिंपल रिएक्शन नाइट्रोजन की निकलती है, बेरियम सॉलिड निकल जाता है, सेपरेट हो जाता है। यहाँ पर भी बन सकता है, बट इसमें भी बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। मेजरली नाइट्रोजन गैस निकलेगी, दैट इज़ व्हाट वी वांट, बट इट इज़ नॉट द प्योर नाइट्रोजन। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन? सबसे पहली चीज़ बच्चों, ये एक तो कलरलेस गैस है, इसकी कोई स्मेल नहीं है, सो इट इज़ ऑडरलेस, ना ही इसका कोई टेस्ट है, इट्स अ टेस्टलेस गैस, राइट? एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट पॉइजनस और नॉन टॉक्सिक गैस है। देन इट इज़ लाइटर देन एयर, इसकी जो वेपर डेंसिटी है इज इक्वल टू 14। तो बच्चों अगर आपको याद हो, आप लोगों ने क्लास 11 में वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का एक रिलेशनशिप पढ़ा था। लेट अस जस्ट क्विक रिकैप ऑफ दैट। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 2, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी इज द मॉलिक्यूलर मास। सो यहाँ वेपर डेंसिटी डाई नाइट्रोजन की कितनी गिवन है? 14 मल्टीप्लाइड बाय 2 यू गेट 28। लुक एट इट, N2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 14 into 2 28, that's what we get. So this is the molecular mass. So relationship between vapor density and molecular mass is twice of the vapor density will give you molecular mass. Now next property that we have is it is very less soluble in water. Approximately 23.2 centimeter cube dissolve होता है in 1 liter of water. Then we have, it has the low melting point and boiling point. Melting point देखोगे तो 63.2 है, although we need not to remember this, but just for the knowledge. Low melting point and boiling point, इतना low melting point boiling point है, इसीलिए atmosphere के अंदर it exists in the gaseous form and not in liquid or solid form. Then this has isotopes. कौन कौन से आइसोटोप हैं इसके पास? N14 एंड N15 आइसोटोप्स मिलते हैं नाइट्रोजन के, राइट? सो नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइसोटोप्स ऑल्सो। ऑल्दो दीज आइसोटोप्स शुड बी ऑफ नाइट्रोजन एटम, क्योंकि आइसोटोप जो होंगे वो हमेशा एटम के होते हैं। सो नाइट्रोजन शोज द 2 फॉर्म ऑफ द एलोट्रॉप्स, दैट इज 14 and 15. Sorry, the isotopes, not the allotropes. So let us look at the chemical properties of dinitrogen. So पहली चीज़ तो ये बच्चों, डाइनाइट्रोजन जो है is actually chemically unreactive, और कई बार इसे inert भी कह देते हैं at room temperature. ऐसा क्यों? Because of high बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। वो भी क्यों है? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एटम्स, राइट? अब जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली वो रिएक्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि स्टेबल है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ज़्यादा होने का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी ज़्यादा है। सो यहाँ पर देखो, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है बच्चों, वो अप्रॉक्सीमेटली 941.4 किलो जूल पर मोल है, विच इज़ वेरी वेरी हाई। और जो बॉन्ड लेंथ है इसका, दैट इज़ 109.8 पिकोमीटर है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। एज अ रिज़ल्ट इसकी रिएक्टिविटी कम रहती है। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अमोनिया भी तो बनाता है। सो हाउएवर रिएक्टिविटी इज़ लेस। रिएक्टिविटी इंक्रीज कब करेगी? अगर हम इस डिसोसिएशन एनर्जी को रीच कर जाएं। सो इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब देखिए, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? नाइट्रोजन जो है एट वेरी हाई टेम्परेचर कैन रिएक्ट विद मेटल्स as well as it can react with non-metals. जब ये मेटल से रिएक्ट करती है तो ये मोस्टली आयनिक नाइट्राइड्स बनाएगी, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू एक्ट लाइक एन अनाइन। लेकिन जब ये नॉन मेटल से रिएक्ट करेगी, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म कोवलेंट नाइट्राइड्स।
क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा, मेटल के साथ ज़्यादा होगा, नॉन मेटल के साथ थोड़ा कम होगा। सो प्रीडोमिनेंटली, ऐसा नहीं कि दूसरे नहीं बन सकते, बन सकते हैं, मगर प्रीडोमिनेंटली इसने आपको आयनिक और कोवलेंट नाइट्राइड ही देने हैं। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। नाइट्रोजन अगर रिएक्ट करता है लिथियम के साथ तो क्या बनाएगा, लिथियम नाइट्राइड। 3 है तो यहाँ पर अब 3 लिखोगे, 3 बैलेंस, 2 नाइट्रोजन भी हैं, सो 2 लिखोगे, 2 3 जा 6 लिथियम। नाउ इट इज़ गोइंग टू, अगर रिएक्ट करता है मैग्नीशियम के साथ तो Mg3N2, सो 2 नाइट्रोजन पूरे हो गए तो 3 मैग्नीशियम। लेट अस सी कैल्शियम के साथ रिएक्शन में क्या बनाएगा, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म कैल्शियम नाइट्राइड, ये हमने देखा ही था। एल्यूमिनियम के साथ क्या बनाएगा, Al(N), भाई सो इसका भी 3, इसका भी 3 बैलेंस है, सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म Al(N), तो ये हो जाएंगे 2 एल्यूमिनियम, तो 2 एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाएगा, करेक्ट। और यहाँ नाइट्रोजन जो है वो क्या बनाएगा, N3 नेगेटिव। देखिए बाइनरी मेटल कंपाउंड्स बन रहे हैं, बाइनरी कंपाउंड्स बन रहे हैं, सो नाइट्रोजन इज गोइंग टू शो 3 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। देखें नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, N2 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि अदरवाइज तो ये रिएक्ट ही नहीं करता, इनर्ट है, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए इसके साथ रिएक्शन के लिए। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ गोइंग टू फॉर्म NO, ठीक, या फिर अदर ऑक्साइड्स। यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड है वो क्या है, 135 किलो जूल पर मोल, लेकिन ये कैसी है, एंडोथर्मिक, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड टू दिस कंपाउंड। दूसरा देखो, अगर आपकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हो जाए तो दिस इज़ वेरी पॉपुलर रिएक्शन, हेबर्स प्रोसेस एट अप्रॉक्सीमेटली 700 Kelvin and 200 atmosphere pressure in the presence of iron or the molybdenum as a catalyst। तो ये क्या बनाएगा आपके पास, अमोनिया, एंड दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, -46.1 किलो जूल पर मोल। सिमिलरली ये जो NO गैस है ना बच्चों जो बनती है, दिस NO गैस अगर फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए, क्यों हो जाएगी, बिकॉज दिस गैस इज़ नॉट वेरी स्टेबल, दिस इज़ अनस्टेबल गैस और अनस्टेबल कंपाउंड, सो ये इमीडिएटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और NO2 गैस बना देता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और NO2 गैस बनाएगा, सो यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 ऑफ द NO2, and NO gas is colorless gas। नंबर 2 अगर हम देखते हैं, it is can combine with, it shows combination reaction with compounds also, different compounds। चलो देखते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए नाइट्रोजन अगर कैल्शियम क्लोराइड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है एट अ हाई टेम्परेचर ऑफ 1300 Kelvin, it can form CaCN2 and this is called as calcium cyanamide plus carbon will be released, and let us take another example at 1273 Kelvin with aluminium oxide along with 3 carbon, it is going to produce aluminium nitride प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। सो 2 कंपाउंड बनाए इसने, लेकिन अगर इनकी हाइड्रोलिसिस कर दी जाए, इन कंपाउंड्स की जो ये कंपाउंड बने हैं इनको अगर हम पानी के साथ रिएक्ट कर दें यानी हाइड्रोलिसिस कर दी जाए, सो इट इज़ गोइंग टू रिलीज कैल्शियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद अमोनिया गैस, सो ये भी अमोनिया की फॉर्मेशन में काम आती है रिएक्शन। सिमिलरली इसको भी अगर हम पानी के साथ हाइड्रोलिसिस कर दें, सो ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस अमोनिया गैस विल बी लिबरेटेड अगेन। अब देखिए अमोनिया बन रहा है, अमोनिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर, सो कैल्शियम साइनामाइड इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर
under the name of नाइट्रोलियम। और नाइट्रोलियम क्या है? कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन। ये याद रखिएगा, दिस कैन कम एज अ 1 मार्कर क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रोलियम? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है, इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसके यूजेस क्या हैं? सबसे पहला यूज़ तो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया एंड द नाइट्रिक एसिड और कार्बन साइनामाइड, इनके मैन्युफैक्चरिंग में काम आ रहा है। नंबर 2, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट to preserve biological specimens. Number 3, it is used even in cryosurgery, right? And number 3, it is used as gas filled thermometers, ऐसे थर्मामीटर जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर चेक करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर नाइट्रोजन गैस को डाल दिया जाता है क्योंकि ये इनर्ट गैस है। सो गैस फिल्ड थर्मोमीटर्स टू मेजर हाई टेम्परेचर। इसीलिए आपको पता है ये ठंडी भी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम। सो इट इज़ गोइंग टू वर्क लाइक अ ठंडक देगा। इट इज़ गोइंग टू टेक एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ एनर्जी। It is used for making for inert atmosphere in iron steel industry. Next, let's look at ammonia. अमोनिया नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। आपको एयर में एज एन गैस मिल जाएगा, सॉइल के अंदर एज अ फर्टिलाइज़र कंपोनेंट मिलता है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं या नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट दे कैन बी यूज्ड एज बाय द प्लांट्स एंड देन कैन मूव अप टू द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन द फूड चेन। और ये बॉडी अमोनिया जो है वो नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिके से बनता है इन केस ऑफ प्लांट्स। फॉर एग्जांपल, जब यूरिया डालते हैं तो यूरिया जब पानी के साथ मिलता है तो आपको क्या बनाता है? डाई अमोनियम कार्बोनेट। और ये डाई अमोनियम कार्बोनेट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इट फॉर्म्स अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ रिलीज्ड एंड देन वाटर। अमोनिया इट इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। चलो इसकी प्रेपरेशन देखते हैं क्या है। सबसे पहले लैब में देखते हैं कि लैब प्रेपरेशन क्या है। सबसे पहली चीज़ क्या है बच्चों? अमोनियम क्लोराइड को, जो कि एक बेस है, वीक बेस। अमोनियम क्लोराइड इज अ वीक बेस और अ वीक एसिड। अमोनियम क्लोराइड इज एन एसिड क्योंकि हम बात कर रहे थे दे आर गोइंग टू एक्ट लाइक अ लुईस एसिड्स। अब देखो क्योंकि इसके बाद वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, जब एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है और इसको हम हीट करते हैं तो अमोनिया विल बी लिबरेटेड अलॉन्ग विद दैट NaCl एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड। सिमिलरली अमोनियम क्लोराइड की जगह हम अमोनियम सल्फेट भी ले सकते थे। इसकी रिएक्शन करोगे तो क्या होगा? सिर्फ सॉल्ट चेंज हो जाएगा, अमोनिया तो बनना ही बनना है, सिर्फ यहाँ पे Na2SO4 बनेगा एंड वाटर विल बी रिलीज्ड। ऑब्वियसली द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी डिफरेंट, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया विल बी डिफरेंट, राइट? सो दिस इज़ वन प्रिपरेशन वेयर वी कैन यूज़। अब बेस भी चेंज कर सकते हो आप यहाँ पे, ज़रूरी नहीं कि आप NaOH ही लो, ज़रूरी नहीं अमोनियम क्लोराइड ही लो, अमोनिया का कोई भी कंपाउंड ले सकते हो, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हो। लेट अस टेक अनदर बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, विच इज़ वॉट? स्लेट लाइम। इसकी रिएक्शन किया, इसको हीट किया तो भी यही होगा, अमोनिया विल बी रिलीज्ड, कैल्शियम का सॉल्ट बन जाएगा और पानी आपको मिल जाएगा। मुश्किल तो नहीं है, रिएक्शन तो बहुत सिंपल है ये। तो पहला मेथड ये हो गया, सेकंड मेथड ये रहा। थर्ड मेथड देखिए, बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस जब हमने की थी तो क्या बना था?
आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, प्लस यू विल गेट अमोनिया गैस, इट विल बी लिबरेटेड. बैलेंस करेंगे तो ट्वाइस ऑफ द मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया एंड मैग्नीशियम विल बी थ्राइस. इसमें भी कुछ नहीं है. सो सिंपल मेथड है दैट हाइड्रोलिसिस ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हैं? मेटल कंपाउंड्स और नाइट्राइड्स, स्पेसिफिकली नाइट्राइड्स, नॉट ऑल द कंपाउंड बट द नाइट्राइड्स, तभी अमोनिया बनेगा, राइट. नाउ दिस अमोनिया कैन बी ड्राइड by passing over calcium oxide, that is a basic oxide. अदरवाइज हमारे पास ड्राइंग एजेंट क्या होते हैं? ड्राइंग एजेंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे थे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट. देन पेंटा ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस, कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस. तभी तो ये पानी लेगा ना अगर एनहाइड्रस होगा. Now these three cannot be used with ammonia. Why so? Because they are going to react with ammonia. क्योंकि अमोनिया एक बेस है और ये सारे के सारे एसिडिक कंपाउंड है. As a result they will react, so cannot be used as drying agent. ठीक है, क्योंकि अमोनिया इन सब के साथ रिएक्ट करेगा. सो इम्पॉर्टेंट इज कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अमोनिया रिएक्ट नहीं करेगा. एज अ रिजल्ट अमोनिया कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग एंड सेपरेटिंग इट. नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कैसे है. प्रेपरेशन नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सो दैट वी कैन यूज इट कमर्शियली. सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया कैसे होगी? बचपन से पढ़ते आए इस प्रोसेस को, दैट इज कॉल्ड एज हेबर्स प्रोसेस. हेबर प्रोसेस क्या था? अब तक तो रट चुका है. नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और मोलिबेंडम as the catalyst at 700 Kelvin, 200 atmosphere pressure, right, to produce two molecules of ammonia gas, and it is the exothermic reaction, minus 46.1 kilojoule per mole. किस रेशो में कंबाइन कर रहे हैं? 1:3 की रेशो में ही कंबाइन करते हैं. आयरन या मोलिबेंडम का कोई ना कोई कैटलिस्ट होना चाहिए टू स्पीड अप दिस रिएक्शन एट 700 केल्विन. सिंस इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए तो हमें बहुत हाई चाहिए. लेकिन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए बहुत हाई टेम्परेचर नहीं फेवरेबल होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड प्रेशर हैज़ टू बी हाई. अकॉर्डिंग टू कंडीशंस क्या क्या है इसमें? कंडीशंस फेवरेबल अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. पहला क्या था? दैट लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास? हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड. वाई सो? बिकॉज it will move towards a reaction with less number of moles. जहाँ पे लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस तरफ रिएक्शन मूव कर जाएगी. सो फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 मोल इसका, 3 मोल इसके, 4 और ये 2. सो लेस नंबर ऑफ मोल्स कहाँ है? ऑन राइट हैंड साइड. सो इफ आई वॉन्ट रिएक्शन टू मूव इन द राइट हैंड साइड डायरेक्शन, it should have high pressure. That is why we are taking 200 atmosphere. Since it is an exothermic reaction, we need low temperature, so we are taking 700 Kelvin temperature. Catalyst हमें कौन कौन से चाहिए थे? Catalyst we need either Fe2O3 in the presence of molybdenum. इसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं? K2O भी यूज़ किया जा सकता है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी यूज़ किया जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिबेंडम. सो दीज आर द कैटलिस्ट दैट आर गोइंग टू फेवर द रिएक्शन. अब हमें पता है अमोनिया की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? sp3. ज्योमेट्री क्या है उसकी? टेट्राहेड्रल.
और स्ट्रक्चर क्या है उसका, पिरामिडल। सिंपल। बॉन्ड एंगल कितना है उसका, 107.8 डिग्री। एंड व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ, दैट इज नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 101.7 पिकोमीटर. So this is the bond angle and this is the bond length. फटाफट से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों. इट इज़ कलरलेस गैस विद पंजेंट ऑर्डर, और इस ऑर्डर को हम एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अमोनिकल स्मेल. It is also lighter than air, just like nitrogen gas. It is also lighter than air. हवा से लाइट होने की वजह से अपर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मिलती है हमें, ठीक है. देन इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर. वाई सो? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देन इट इज़ कैन बी ईजीली लिक्विफाइड. अमोनिया को हम आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है. वाई सो? बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है. अगर इंटरमोलिकुलर स्ट्रॉन्ग होती है तो लिक्विफाई करना आसान होता है अंडर प्रेशर. देन इसका सॉल्यूशन जो है अमोनिया का इज़ बेसिक, और हमें पता है वो कौन सा है, दैट इज़ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड. सो हमें पता है कि अगर अमोनिया को हम पानी के अंदर मिक्स करें तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है. नाउ द बॉइलिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज़ लो, अगेन 239.7 and the melting point is 198.4 Kelvin. Right? So these are the physical properties of ammonia. Let's quickly move on to the chemical properties of ammonia. तो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनिया से ही देख लेते हैं. अगर अमोनिया को हम पानी में मिलाते हैं तो हमें रिवर्सिबली अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है. राइट? दिस इज़ द हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनिया. अभी जो अमोनिया है ना बच्चों, इट इज़ अ वीक बेस, सो कैन रिएक्ट विद both acid, which is a strong acid, or it can react with weak acid also. दोनों के साथ रिएक्ट करता है. चलिए दोनों के साथ इसकी रिएक्शन देखते हैं. अमोनिया की रिएक्शन हमने करनी है पहले स्ट्रॉन्ग एसिड से. लेट अस टेक HCl. तो क्या देगा आपको? अमोनियम क्लोराइड देगा. अगर आपने H2SO4 से कर दी इसकी रिएक्शन, अमोनियम सल्फेट मिल जाएंगे आपको. वीक एसिड के साथ भी देख लेते हैं. लेट अस से वी आर गोइंग टू डू विद कार्बोनिक एसिड. तो आपको क्या मिलेगा? अमोनियम कार्बोनेट मिल जाएगा. राइट? सो इसका मतलब ये सबके साथ रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि ये एक वीक बेस है, तो वीक एसिड से भी रिएक्ट करता है और स्ट्रॉन्ग एसिड से भी रिएक्ट करता है. नेक्स्ट हम देखते हैं टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स. टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ये क्यों है कॉम्प्लेक्स बनाने की कैपेसिटी? बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर. इसके बारे में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है. दिस लोन पेयर होने की वजह से इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ लुईस बेस. लुईस बेस कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स देना चाहते हैं. नाइट्रोजन अपने ऑक्टेट को, अपने ऑर्बिट को एक्सपैंड तो कर नहीं सकता, सो अब इस लोन पेयर का क्या करेगा? देना चाहेगा. देना चाहता है, इसीलिए इट इज़ गोइंग टू बिहेव लाइक अ बेस. नाउ अमोनिया इसी वजह से कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद ट्रांजिशन मेटल्स. विद ट्रांजिशन मेटल कटाइंस. अब जो कटाइंस है वो सेंट्रल एटम बनते हैं, क्योंकि हमें पता है सेंट्रल एटम कौन होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है. एग्जाम्पल देखते हैं. Ag+, विच इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट. अगर ये एक्वस सॉल्यूशन है इसका और आपकी रिएक्शन अमोनिया के साथ होती है, सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स दैट इज़ AgNH3 ट्वाइस एंड पॉजिटिव चार्ज. सो इट इज़ अ कलरलेस आयन. कॉम्प्लेक्स
बना है, कॉम्प्लेक्स आयन बना है। इसी को कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट आयन भी कहते हैं। यही अमोनिया की रिएक्शन अगर हम देखें और किसी के साथ, लेट अस टेक विथ कॉपर, 4 अमोनिया इज गोइंग टू रिएक्ट विद कॉपर आयन। सो ये क्या बनाएगा, CuNH3 4 2+ इन द एक्वस फॉर्म। और इसका कलर क्या होता है बच्चों, इसका कलर होता है डीप ब्लू। ये डीप ब्लू कलर इसमें क्यों आया है, दिस डीप ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन। ध्यान रखिएगा बच्चों, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो होते हैं उनका कलर होता है डीप ब्लू, और उस वजह से इसका भी कलर आपको डीप ब्लू मिलेगा। सिमिलरली अगर आप अमोनिया की रिएक्शन कैडमियम के साथ करा देते हो तो भी आपको यही रिएक्शन मिलेगी, कैडमियम विद अमोनिया एंड देन 2 पॉजिटिव, अगेन एक्वस। अब बच्चों इसके अंदर ना कुछ खास चीज़ का ध्यान रखिए, ये कॉम्प्लेक्स आयन्स होते हैं जिन्हें आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ध्यान से पढ़ते हैं। हम इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर नॉलेज ले लेते हैं। दिस इज द सेंट्रल एटम एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक, यानी कि कटायन है। दिस अमोनिया इज कॉल्ड एज लाइगेंड एंड दीज लाइगेंड्स जो होते हैं दे कैन बी आइदर नेगेटिवली चार्ज्ड और दे कैन बी न्यूट्रल। कई तरीके के होंगे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। एंड दीज लाइगेंड्स दे आर गोइंग टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों बन रही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि अमोनिया के पास एक लोन पेयर है। तो लुक एट द स्ट्रक्चर, ये आपका कैडमियम हो गया, इसके पास चारों तरफ नाइट्रोजन 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 एंड देन अमोनिया का नाइट्रोजन है। इसका लोन पेयर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड द अनदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, दैट दी बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय द सेम एटम। नाइट्रोजन अपने दोनों लोन पेयर के साथ कैडमियम के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग टू फॉर्म एन आयन। 2 पॉजिटिव है, यानी इसके साथ एक और एटम जुड़ेगा या कोई और आयन जुड़ेगा विच विल बी अनायन डिपेंडिंग अपॉन। सो दे कैन बी फॉर्म्ड एज द कॉम्प्लेक्स आयन्स, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। देखो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं AgCl की रिएक्शन आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ की, क्योंकि अमोनिया पानी के साथ मिक्स करेगा तो NH4 बनाएगा। जब इसकी रिएक्शन हुई तो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म NH3 ट्वाइस, पॉजिटिव लिया था, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म Cl, क्योंकि इसके पास Cl है। अलॉन्ग विद दैट वाटर विल बी फॉर्म्ड। नाउ दिस इज कॉल्ड एज डाईअमाइन सिल्वर क्लोराइड। एंड क्योंकि सिल्वर का कलर यानी Ag+ का कलर जो है वो कलरलेस होता है, तो इस कॉम्प्लेक्स का कलर भी कलरलेस होगा। सिमिलरली अब देखिए, अगर हम कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर देते, 4 अमोनियम हाइड्रोक्स के साथ, तो आपको क्या मिलता, अमोनिया 4 SO4 + H2O, ठीक, और इसका कलर क्या था, डीप ब्लू। सो बच्चों इसके इंपॉर्टेंस क्या है इन सभी रिएक्शंस को जो हम देख रहे हैं। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज रिएक्शंस? दीज रिएक्शंस आर एक्चुअली हेल्पफुल इन qualitative analysis, or you can say for presence of metal ions, like हमने यहाँ सिल्वर का किया, कैडमियम का किया, कॉपर का किया, तो जो कलर मिलता है उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट होगा। Then let us find out the action with halogens. हैलोजेंस के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है? देखिए 2 चीज़ें हैं, या तो हैलोजेंस एक्सेस में होने चाहिए या फिर अमोनिया एक्सेस में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अमोनिया का केस देखते हैं। इसकी रिएक्शन आपने क्लोरीन के साथ की या इसकी रिएक्शन आपने ब्रोमीन के साथ की, आपको क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम ब्रोमाइड। अलॉन्ग विद दैट nitrogen gas will be liberated. Again this was used in the preparation of nitrogen gas. डाई नाइट्रोजन की प्रेपरेशन में भी हमने ये रिएक्शन किया है।
ठीक, बैलेंसिंग करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 8 ऑफ अमोनिया, 3 ऑफ क्लोरीन, एंड दिस विल गिव अस 6 अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, राइट। अगर दूसरी कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे ये है एक्सेस में। दूसरी कंडीशन देखते हैं, अगर हमारे पास हैलोजेंस एक्सेस में हो, लेट अस से क्लोरीन इज इन एक्सेस, अमोनिया एक्सेस में था तो नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो गई। अब देखिए ये अगर एक्सेस में होंगे तो क्या लिबरेट होता है, मतलब अगर ये एक्सेस में होगा तो कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाई देगी आपको। लुक एट इट, सारे के सारे हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे, सो इट विल फॉर्म NCl3। यहाँ क्या बनेगा, NBr3। अलॉन्ग विद दैट नाइट्रोजन गैस विल बी, सॉरी, HCl विल बी फॉर्म्ड, यहाँ HBr विल बी फॉर्म्ड, राइट। सो कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन जाएगी अगर आपकी एक्सेस ऑफ क्लोरीन यानी हैलोजेंस की एक्सेस हो। लेकिन बच्चों आयोडीन के साथ इसका जो तालमेल है ना वो थोड़ा अलग है, यानी कि अगर अमोनिया की रिएक्शन हमने आयोडीन के साथ की, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अमोनिया Ni3। आप समझ ही गए होंगे क्यों। अगर ये अमोनिया Ni3 बनता है तो Ni3 अपने आप में स्टेबल नहीं है। अमोनिएटेड नाइट्रोजन आयोडाइड अगर बनता है, इट इज़ क्वाइट स्टेबल एज कम्पेयर टू दी अमोनियम आयोडाइड, क्योंकि नाइट्रोजन आयोडाइड अगर ड्राई स्टेट में रहता है सो आयोडीन को रिलीज़ करके एक्सप्लोजिव कंडीशन दे देता है। इस वजह से इसका अमोनिएटेड नाइट्रोजन आयोडाइड बनाया जाता है, एंड द नेम ऑफ दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिएटेड, अमोनिएट। और ये जो नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिएट है, इसका कलर होता है बच्चों डार्क ब्राउन। इट इज़ वेरी डार्क ब्राउन कलर का होता है ये। इन्हीं कलर्स की वजह से ही आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए इन कलर्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एंड दैट्स व्हाई आई एम हाईलाइटिंग दीज आर दी डार्क ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स है। डार्क ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स मिल जाए अगर आपको विद अमोनिया, तो हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि इसके अंदर आपको आयोडीन प्रेजेंट होगा। तो दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन ऑल्सो, एंड अगेन दिस अमोनियम अमोनिएटेड कम्प्लेक्स जो है इट इज़ एक्सप्लोजिव व्हेन इट इज़ ड्राई, और जब ये एक्सप्लोड करता है इट एक्सप्लोड्स बाय रिलीजिंग आयोडीन गैस। When iodine is released when rubbed with a hard surface, इसलिए इसका स्टोरेज जो है वो हमेशा सॉफ्ट सरफेसेस पे किया जाता है। सो अगर इसका रिएक्शन देखना हो तो क्या लिखेंगे हम, अमोनियम अमोनिएटेड नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड लिया, इसको अगर हम हीट करते हैं तो यू विल गेट नाइट्रोजन गैस, you will get iodine gas, and you will get ammonium iodide, right? Next we will see the oxidation. ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होगा। अगर आप अमोनिया की रिएक्शन करते हैं विद क्यूप्रिक ऑक्साइड, जो हम पहले भी कर चुके हैं, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, नाइट्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। दिस इज द ऑक्सीडेशन। एंड देन सिमिलरली अगर आप इसकी रिएक्शन खाली ऑक्सीजन के साथ कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, NO। दैट वाज द वेरी फर्स्ट रिएक्शन दैट वी started in the presence of platinum at a very high temperature of 1075 Kelvin. Now this nitric oxide जो है बच्चों यहाँ जो बनती है, it is used in manufacturing of नाइट्रिक एसिड, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस।
जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोसेस फॉर्मेशन में कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज़ होता है, सॉल्वे प्रोसेस यूज़ होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NaOH, उसी तरीके से आप HNO3 की फॉर्मेशन फ्रॉम NO करेंगे एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्टवर्ड्स प्रोसेस। सो अगर आप इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा दे रहे हो यानी एक्सेस में दे रहे हो तो आपको NO मिल रहा है। सिमिलरली देखें, अगर लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन दे के कंबस्चन करते हैं सो व्हाट हैपन, देखो वैसे तो नाइट्रोजन जो है आपका अमोनिया जो है इट नाइदर इट इज़ कंबस्टिबल नॉर इट सपोर्ट्स, लेकिन फिर भी अगर आपने अमोनिया को लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई दी है तो ये क्या बनाता है, नाइट्रोजन गैस, सिर्फ नाइट्रोजन गैस, एंड वाटर विल बी लिबरेटेड। तो यहाँ 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे 5O2 है, यहाँ 3O2 है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो NO बन रहा है, ऑक्सीजन कम है तो नाइट्रोजन गैस बन रही है, क्योंकि एक्चुअली पानी पहले ऑक्सीजन लेके भाग जाता है, जो बची कुची ऑक्सीजन होती है वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करती है। अगर लिमिटेड है तो पहले वाटर निकल जाता है एंड देन रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और रेस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस आर रिलीज्ड। सो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट रिएक्शन में हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस। देखिए, अगर आप अमोनिया को किसी भी सोडियम या पोटाशियम के साथ गरम यानी हीटेड सोडियम या पोटाशियम के साथ रिएक्ट करते हैं सो आपको अमाइन मिलेगा अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो आपको अच्छे से याद है, एनी एसिड और अ बेस व्हेन रिएक्ट्स विद अ मेटल रिलीजेस हाइड्रोजन गैस, दैट्स इट। हाइड्रोजन गैस निकलती है, सोडियम अमाइड या पोटाशियम अमाइन बन जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म सोडा अमाइन और पोटाश अमाइन। Right? Last important chemical property of ammonia is precipitation of heavy metals from aqueous solution of their salts। यानी कि अगर अमोनिया भी लिक्विड है और सॉल्ट जो है, उन मेटल जो है हैवी मेटल्स हैं उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, दोनों को मिक्स करोगे तो आपको सॉल्ट प्रेसिपिटेशन मिल जाएगी। किसकी सॉल्ट प्रेसिपिटेशन होगी? हैवी मेटल्स की। एग्जांपल देखते हैं बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर आयरन क्लोराइड यानी FeCl3 के एक्वस सॉल्यूशन के साथ की जाए तो आपको मिलेगा FeOH होल थ्राइस, इसके प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। Along with that, ammonium chloride in the aqueous form will be formed. So किसके precipitates बन रहे हैं? FeOH whole thrice के। So iron is a heavy metal और उसके precipitates आपको मिलेंगे। Similarly, अगर हमने अमोनिया की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ कराई तो आपको क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसके precipitates मिलेंगे along with ammonium chloride. Next we can see with chromium chloride. Again you will get chromium hydroxide के precipitates plus you will get ammonium chloride, obviously the 3 molecules. Similarly, अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जिंक सल्फेट से कर देते हो तो क्या मिलेगा आपको? जिंक हाइड्रोक्साइड, इसके भी प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे एंड यू विल गेट अमोनियम सल्फेट aqueous form. So these are the different reactions that you can see and the salt और the heavy metals के जो salt है वो precipitate हो जाएंगे। आयरन के केस में एक और चीज़ होती है बच्चों, अगर आपने FeCl3 के साथ ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन की, obviously you can balance these reactions, ठीक है। सो आपको एक और कंपाउंड मिल सकता है, दैट इज Fe2O3 डॉट XH2O, and I hope you remember that this is the formula of rust along with अमोनियम क्लोराइड। और रस्ट का हमें कलर पता है, इट इज़ दी ब्राउन प्रेसिपिटेट्स। और अगर जिंक सल्फाइड का देखो तो कैसे प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं हमें? जिंक के मिलते हैं आपको वाइट PPTs, क्योंकि जिंक का कलर वाइट होता है। लास्टली लेट्स लुक एट यूजेस ऑफ अमोनिया।
Number one, it helps in the manufacturing of HNO3 एंड सोडियम कार्बोनेट. ये हमें पता ही है. अमोनिएटेड सॉल्वे प्रोसेस में क्या था? सॉल्वे प्रोसेस के अंदर वी वर मेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट एंड देन सोडियम कार्बोनेट. अगर आपको एस ब्लॉक थोड़ा सा याद हो, इट इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइजर. जैसे अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, सिमिलरली यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट. ये सारे के सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं. नाइट्रोजन की तरह दिस इज ऑल्सो यूज एज रेफ्रिजरेंट्स and it is also used in the manufacturing of rayon. So these are the different uses of ammonia. With this we come to an end of ammonia. In the next class we'll talk about oxides of nitrogen, nitric acid and phosphorus. Till then, take care and keep smiling.